सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी का लगभग पिछले 8-10 दिन में क्या रहा है, कौन से अपडेट्स आए हैं, क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं। कई सारी कुछ फर्जी न्यूज़ भी चली हैं तो कुछ आपकी बहुत जेन्युइन न्यूज़ भी हैं। तो सारे के सारे अपडेट्स जानेंगे। एक एस्पिरेंट को तैयारी करते हुए पर्सन को जितने भी अपडेट्स की ज़रूरत है वो आपको सब कुछ इसमें जानने को मिलेगा। जानेंगे कि क्या सीजीएल के जो वैकेंसीज हैं वो कम हुए हैं या फिर ये एक अफवाह है। जानेंगे कि सीपीओ में सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन जो है वो आपको कैसे फिल करना है। साथ ही साथ में कि सीपीओ का जो एक्सपेक्टेड डेट है वो कब का आपका रह सकता है, एग्जाम डेट। इसके अलावा जो स्क्राइब का इशू चल रहा है बहुत टाइम से, उसको भी थोड़ा सा जानेंगे। और इसके अलावा सीजीएल प्री के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, उसके मेंस के डेट के बारे में बात करेंगे। क्या चेयरमैन साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा, थोड़ी सी चर्चा उसकी करेंगे। तो सारे मुद्दों पे आपको पता होना चाहिए कि क्या आखिरकार उस बॉडी से रिलेटेड चल रहा है जिस बॉडी का एक एग्जाम आप देने वाले हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन का आप एक एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज है उनको बताया जा रहा है कि रिड्यूस हो गई हैं। दरअसल मामला क्या है, मामला ये है कि ये एक ऐसा नोटिस है और ये नोटिस चारों तरफ चल रहा है जहां पे ये कहा गया है कि जो पहले ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो वैकेंसीज थी दिल्ली रीजन की, ये जो नोटिस है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली रीजन के लिए है, जिसमें लगभग 867 वैकेंसीज पहले रिपोर्ट करी गई थी। अब कहा गया है कि इनको कम करके 4 कर दिया गया है। सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि अभी किया नहीं गया है, ये एक इंटरनल नोटिस है, या यूँ कहें ये नोटिस भी नहीं है, ये एक इंटरनल लेटर है जो कि भेजा गया है। कोई उदय कुमार हैं जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, इनके द्वारा भेजा गया है। ये किसको भेजा गया है, मैं एक बार आपको ये लेटर ही पूरा का पूरा दिखा देता हूँ। ये दरअसल ये वाला लेटर है जो कि पूरा, वैसे आप पाओगे इसकी पूरी की पूरी कॉपी बहुत रेयर जगह आपको अवेलेबल मिलेगी, बड़ी मुश्किल से मिलती है ऐसी चीज़ें। तो ये बेसिकली डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स को भेजा गया, रिक्रूटमेंट सेल में जो है उनको, जिनको एचआरडी बोला जाता है। ठीक है, हेड मतलब हेड ऑफ रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट जो है। ठीक है, तो ये बोला गया है। तो डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो कि इसमें है, इनको ये बताया गया है कि देखो जी, ये जो वैकेंसीज हैं जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, ये सिर्फ कम होनी चाहिए, ज़्यादा दे रखी है ऑलरेडी। अब ये ऐसा मुद्दा आया कहाँ से, मैं दरअसल आपको एक पीडीएफ दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, उससे आपको हो सकता है कि थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। ये आपका एक ऑफिस मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है वहाँ से एक तरीके से आप इसको ओएस मतलब ओएम मान सकते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम मान सकते हैं। इसमें एक्चुअली में क्या था कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने जो अपने रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनमें कुछ कुछ चेंज करे हैं, और इसके हिसाब से अगर आप इसको पूरा देखोगे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें पोस्ट जो है, मतलब नेम ऑफ द पोस्ट है वो है ऑफिस सुपरिटेंडेंट। ऐसे करके जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना वो अपने हर एक वैकेंसी के लिए, मतलब हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग जो है नोटिस निकाले थे। ये मैं उस नोटिस की बात कर रहा हूं जो कि जो ओएस की पोस्ट है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है उसके लिए। इसमें कहा गया है कि ये टोटल जो वैकेंसीज है 2024 में वो है 15,977, लेकिन ये भी बेसिकली सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंडेंट ऑन वर्कलोड है। ठीक है, इनका जो पे लेवल होता है वो होता है पे ग्रेड, मतलब लेवल 6 यानी कि 4200 पे ग्रेड, जिसकी बेसिक पे 35,400 बनती है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें यहाँ पे बता रखी है कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। दरअसल क्या होता था अब तक, जैसे आप देखते हैं कि इनकम टैक्स में 2 पद पे मेजर भर्ती होती है, एक होता है टीए आपका टैक्स असिस्टेंट और एक होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। अब आप नॉर्मली देखते हैं कि जो टीए है अब तक जो चला आ रहा था उसके हिसाब से ये था कि लगभग 2-3 साल के अंदर टीए जो है वो ओएस बन जाता है डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू, और फिर उसके 2-3 साल बाद में ही जो ओएस होता है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता है। यानी कि जो व्यक्ति एसएससी सीजीएल के थ्रू टैक्स असिस्टेंट बन के जाता है वो लगभग 5-6 साल 7 साल के अंदर ही इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की काबिलियत रखता है। अब तक ऐसा चल रहा था, लेकिन अभी 2024 में क्योंकि क्या होता था कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट का जो पद है उस पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती थी, या यूं कहें कि होती तो थी लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो थी वो बहुत ना के बराबर थी। और जो आपका सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है, जो फेज एग्जाम होता है ना आपका सिलेक्शन पोस्ट, उसके थ्रू अब तक इसकी रिक्रूटमेंट होती थी। क्योंकि जिन जिन ऐसे मतलब पोस्ट हैं जिनमें वैकेंसीज बहुत कम आती हैं, ना के बराबर आती हैं, उन्हीं की रिक्रूटमेंट आपकी किसके थ्रू होती है, सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू होती है। तो इसकी रिक्रूटमेंट अब तक वहां होती थी, लेकिन अभी कुछ चेंजेस करे गए, और चेंजेस के हिसाब से अगर आप ये पढ़ें तो ये यहाँ पे दे रखा है जो 10 नंबर है। ठीक है, उन चेंजेस के हिसाब से ऐसा होगा कि जो 30% है वो तो होगा प्रमोशंस के थ्रू,
और जो 70% है वो होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा एक साथ में आ जाएगा। अब तक क्या हो रहा था, मैक्सिमम प्रमोशंस के थ्रू हो रहा था, टैक्स असिस्टेंट से प्रमोट होके जा रहे थे, और बहुत ना के बराबर आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, यानी कि नए लोग भर्ती हो रहे थे। अब इन्होंने बदल दिया। अब इससे क्या परिवर्तन आएगा, एक तो परिवर्तन ये आ जाएगा क्योंकि ओएस अगर डायरेक्ट भर्ती होंगे तो जो टैक्स असिस्टेंट 2-3 साल में प्रमोट हो पा रहे थे उनको प्रमोट होने में लगभग 8 से 10 साल का टाइम लगेगा, ठीक है, जो 2-3 साल में ओएस बन पा रहे थे। और उसके बाद में फिर इंस्पेक्टर तक जाने में उनको और फर्दर 5-6 साल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये जो मतलब ओएस है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, इनको डायरेक्ट भर्ती करेंगे तो एक तो इस पद पे जो प्रमोशन होके आ रहे थे वो कम हो जाएंगे, प्लस में इस पद पे एक साथ बहुत लोग होंगे तो फिर ये आगे जाने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पे पहुंचने के लिए भी बहुत सारे लोग एलिजिबल हो जाएंगे, तो उसका जो प्रमोशन है वो भी थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो डायरेक्ट का ये नुकसान है। फायदा ये है कि जो ऑफिस से प्रमोट हो रहे थे उसकी जगह एक साथ में काफी सारे नए लोगों को नौकरी मिल जाती। तो यहाँ पे इसीलिए ये सीजीएल के थ्रू अब की बार वैकेंसीज रिपोर्ट करी गई, काफी सारी वैकेंसीज थी, इसी रूल के तहत रिपोर्ट करी गई थी। वैकेंसीज कितनी थी ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप एसएससी की वेबसाइट पर जाते हो, कैंडिडेट कॉर्नर में जाके टेंटेटिव वैकेंसीज देखते हो, सीजीएल के अंदर आप जाके देखोगे 2025 में, तो ये वैकेंसीज का आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। यहाँ से मैंने सिर्फ वो वाला पेज ले रखा है जिस पेज में आपकी जो ओएस वाली वैकेंसीज है वो ये है 6753, यानी कि 6753 वैकेंसीज। इतनी वैकेंसीज क्यों आई? क्योंकि अब तक प्रमोशन के थ्रू होता था और अब एक साथ डायरेक्ट होगा, तो बहुत सारी वैकेंसीज इस साल में क्रिएट हो जाती हैं। अगले साल फिर से इसकी वैकेंसीज कम हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे आपने देखा होगा 2022 का जो सीजीएल हुआ था उसमें पीएएसए को ऐड किया गया था। जैसे ही पीएएसए को ऐड किया जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि पीएएसए की बहुत सारी वैकेंसीज एक साथ में आ जाती हैं, और इसी वजह से सीजीएल 2022 में 36,000-37,000 के करीब आपकी वैकेंसीज बनी। मैक्सिमम उसमें से किसकी थी? पीएएसए की थी। ऐसे ही इस बार हुआ, जैसे ही ओएस की वैकेंसी सीजीएल के अंदर आती है तो एक साथ बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं। 6,753, 4200 ग्रेड पे की नौकरी, और वो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। थोड़े दिन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे। तो बहुत सारे लोगों ने इसको अपना टारगेट भी बना रखा है क्योंकि इसमें है बहुत सारी अच्छी चीजें। तो ये आपका टोटल ये ऐसे था। अब बात कर लेते हैं कि लेटर क्या सही है या फर्जी है। पहली बात, जो भी इंटरनल लेटर्स होते हैं इनकी वेरिफिकेशन करना अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, ठीक है। वैसे भी ये तो एक लेटर है, ये तो कोई वो भी नहीं है एग्जैक्टली कि नोटिस निकाल दिया गया है इनकम टैक्स की तरफ से। ये एक लेटर है जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, उनके द्वारा लिखा गया है डिप्टी डायरेक्टर को। अब ये लेटर जब उनके पास जाएगा, लेटर के अंदर कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं। अब हो सकता है इन रिकमेंडेशंस पे ये ध्यान दें और हो सकता है ध्यान ना दें। पहली बात तो ये नहीं पता कि लेटर सही है या गलत। अगर ये सही भी है तो ये जाएगा तो रिकमेंडेशंस को माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, नहीं पता। उसके बाद में, इनके बाद में ये जो है लेटर, अगर मान लीजिए इन्होंने मान लिया ओके कर दिया कि हाँ जी हटा दो। अब इसको हटाने की बात इन्होंने क्यों कही है? क्योंकि इनका कहना है कि देखो जी, ये जो रूल आया है ये 2024 में आया है और ये जो वैकेंसीज हैं ये 2024 से पहले की हैं। अगर ये रूल 2024 का है तो ये तो आगे की वैकेंसीज पर लगना चाहिए, लेकिन ये वैकेंसीज तो पहले से खाली हैं। तो जो पहले से वैकेंसीज खाली हैं उनको फिल किया जाना चाहिए किसके थ्रू? प्रमोशंस के थ्रू। आगे जो नई क्रिएट होंगी उनको फिल किया जाना चाहिए कैसे? 70% डायरेक्ट और 30% प्रमोशन के थ्रू। तो इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि जब इस सारी चीज को कंसीडर किया जाए तो इनकी चीज मान ली जाए कि ठीक है जी, नया लॉ जब से आया है आगे के लिए होगा। हो सकता है ऐसा माना जाए कि भाई अगर रिक्रूटमेंट का कोई लॉ आया है तो जो एग्जिस्टिंग वैकेंसीज है सब पे लागू होता है। अगर सब पे लागू होता है तो फिर वैकेंसीज ज्यों की त्यों रहेंगी। अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि नहीं जी सिर्फ नई वैकेंसीज पे लागू होगा, तो फिर आपकी जो नई वैकेंसीज हैं उन पे ही लागू होगा और वैकेंसीज कम हो जाएंगी। अभी अगर मेरे से आप पूछो कि सर क्या होने वाला है क्या नहीं, ना आपको पता है, ना मेरे को पता है, ना किसी और को पता है। ऐसे लेटर्स आते रहते हैं जाते रहते हैं, हो सकता है चेंज हो भी जाए और हो सकता है नहीं भी हो। हमारे लिए बेस्ट क्या है? हमारे लिए बेस्ट क्या है कि भैया चुपचाप अपनी तैयारी पर फोकस करो। अगर वैकेंसीज कम भी होंगी तो वो आगे की बात है, अगर वैकेंसीज बढ़ेंगी तो भी वो आगे की बात है, या सेम रहेंगी तो भी आगे की बात है। फिलहाल मेंस का पेपर आप लोगों का आ रहा है, मेंस के लिए आप तैयारी करें, उस पर फोकस करें। इतने बढ़िया तरीके से मैंने एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, पाथ सीरीज करके, PATH, पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग। रिसेंटली जब एसएससी ने एग्जाम्स कंडक्ट कराए, जब उसका थोड़ा सा पैटर्न को एनालाइज किया गया तो पाया गया क्योंकि AI के द्वारा डिजाइंड क्वेश्चंस हैं तो उसमें एल्गोरिदमिक थिंकिंग को अगर हम क्रैक कर लें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे जो हमें ना भी आते हो उनका भी करेक्ट आंसर मार्क किया जा सकता है।
उसी चीज को लेके क्या नया पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, उनके लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी, तो उस पैटर्न को एनालाइज करना और जो ट्रेंड है उसको हंट डाउन करना है हमें। और वही के लिए हमने एक पाथ सीरीज शुरू करी है, पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग। ये सीरीज इसी चैनल पे आपको डेली शाम 7 बजे वीडियो मिला करेगी। कल वॉइस की वीडियो आ रही है। वॉइस की वीडियो से शुरुआत क्यों कर रहे हैं? वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस फ्री माने जाते थे, ऐसा माना जाता है फ्री के मार्क्स हैं। लेकिन अब की बार एसएससी सीजीएल के पेपर में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिनके वॉइस के क्वेश्चंस गलत रहे। ये सीपीओ वालों के साथ ना हो, ये सीएचएसएल वालों के साथ ना हो, और ये सीजीएल मेंस वालों के साथ ना हो, इसीलिए मैंने ये सीरीज शुरू करी है। तो पहली वीडियो वॉइस की होगी, जरूर देखिएगा, मजा आपको आएगा, इस चीज की मैं गारंटी दे सकता हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये था। तो ये यहाँ पे रूल वगैरह लिखा हुआ है। तो आई होप आपको अब क्लैरिटी आ गई होगी कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। जब भी होगा तो एसएससी अपनी वेबसाइट पे ऑफिशियली अपडेट डालेगा ही डालेगा। तब तक के लिए पढ़ाई पे फोकस करें, फालतू की चीजों पे फोकस ना करें। अगर हम बात करते हैं, हमारा दूसरा जो मुद्दा है वो है सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन। एसएससी ने सीएचएसएल से ये इंट्रोड्यूस करा है कि भाई आप अपने लिए एग्जाम डेट, एग्जाम की शिफ्ट और एग्जाम की सिटी, तीनों चीजें चूज कर सकते हैं कि इस सिटी में एग्जाम देना है, इस डेट को देना है और इस शिफ्ट में देना है। इसके लिए इन्होंने सीएचएसएल में शुरू किया था। अब अगला जो एग्जाम है वो है जूनियर इंजीनियर, और उसके बाद में सीपीओ का पेपर है आपका। सीपीओ के लिए जो स्लॉट सिलेक्शन शुरू हो रहा है वो 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हो रहा है। 17 से 21 तक का स्लॉट सिलेक्शन है। उसके बाद में उन स्लॉट, जैसे अगर सीएचएसएल का देखें तो 22 से लेकर 28 तक था। 28 के बाद में 12 से पेपर था। लगभग 14-15 दिन का टाइम लिया है इन्होंने। इसके बाद में अगर हम इसी ट्रेंड पे देखें और अगर हम मान के चलें कि 10-12 दिन का टाइम भी लेंगे, तो सीपीओ का जो पेपर है वो मिनिमम आपका जा रहा है दिसंबर के स्टार्टिंग में। यानी कि आप मान के चलिएगा कि सीपीओ प्री आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाला है। तो सीपीओ की एक्सपेक्टेड डेट आपको पता चल गई, दिसंबर के फर्स्ट वीक में होना है, ठीक है। वेबसाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वर लोड होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि भैया जब भी ये ऑन होता है ना, तुरंत अपना जितनी जल्दी हो सकता है ले लें, नहीं तो फिर स्लॉट बुक ना हो जाए, पता चले कि आप गए जब तक बुकिंग पूरी हो गई थी, ठीक है। वो नहीं होना चाहिए आपके साथ। इसके अलावा मेरे भाई सीपीओ का अगर आप पेपर दे रहे हो तो एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपको ज़रूर फॉलो करना है द पाथ यानी कि पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग जो हमारी सीरीज आ रही है, उसको शाम 7 बजे वीडियो आया करेगी। अगर अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो कि एडवांस्ड लेवल की प्रैक्टिस करी जाए तो उसके लिए आपको बेसिकली जो 50 टॉप 50 क्वेश्चंस वाली हमारी सीरीज है ना, टॉप 50, वो वाली सीरीज फॉलो करो, उससे आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई अगर आप चाहते हैं कि सीपीओ के मैं कुछ मॉक टेस्ट अलग से लेके आऊँ तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि सर सीपीओ के कुछ मॉक टेस्ट कराओ, तो मैं यूट्यूब पे मॉक टेस्ट भी करा दूंगा, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी ये जो सीरीज है पाथ वाली वो इसी चैनल पे चलेगी, तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लेना। तो ये था आपका ये वाला पार्ट। बाकी इसमें कुछ अलग है नहीं, तो स्लॉट्स अपने टाइम से सेलेक्ट कर लेना। अगला जो था वो था इंपॉर्टेंट अपडेट्स बाई एसएससी चेयरमैन। जो चेयरमैन साहब है उन्होंने खुद अपडेट दिए हैं एक न्यूज चैनल में जाके, एक इंटरव्यू के थ्रू। क्या क्या वो अपडेट्स हैं उनको देख लेते हैं। चेयरमैन साहब खुद अपडेट दे रहे हैं, ऐसा मान लेना। चेयरमैन साहब का कहना है कि सीजीएल टियर 1 का जो रिजल्ट है वो दिसंबर तक आएगा, यानी कि नवंबर में उसके आने के चांसेस ना के बराबर है। इनका कहना है कि रिजल्ट इसलिए टाइम ले रहा है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है। इनका कहना है कि 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है। जिन क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है उन क्वेश्चंस को वापस भेजा गया है उन लोगों के पास जिन्होंने उन क्वेश्चंस को डिजाइन करा था। अब उसमें वो क्या सही मानते हैं क्या गलत मानते हैं वो उन लोगों की जिम्मेदारी है। अगेन ये वैसी प्रोसेस है। कई बार ऐसा भी होगा कि जो क्वेश्चन सही होंगे उनके आंसर भी चेंज हो जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन क्लियरली गलत थे उनके आंसर्स भी चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि जो पावर है ना वो उन लोगों के पास में जो क्वेश्चन खुद क्रिएट कर रहे हैं। तो बाकी जो टियर 2 का एग्जाम है, चेयरमैन साहब का कहना है कि जनवरी फरवरी, यानी कि मान के चलिएगा जनवरी एंड आप मान के चल लीजिए, या जनवरी मिड के बाद में कभी भी हो सकता है, सेकंड हाफ में, ठीक है। तो वो ध्यान रख सकते हैं आप। इसके अलावा जो मेंस है संभावना है कि वो एक शिफ्ट में कंडक्ट कराया जाएगा। वैसे देखा जाए तो 4500 टोटल क्वेश्चन बनते हैं 45 शिफ्ट में, उसमें से 1000 क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है, लगभग 1/4। ये तो इन्होंने कहा है, हो सकता है इससे ज्यादा हो, यानी कि 1/4 क्वेश्चंस को चैलेंज किया गया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, और अगेन ये जो एग्जाम की सैंक्टिटी है उस पर फिर से एक सवाल खड़ा कर देता है कि ये किस प्रकार का एग्जाम है जहां पे 1/4 क्वेश्चंस को चैलेंज किया जा रहा है कि भैया इनके आंसर्स गलत हैं। लगभग 1/4 है ना, ठीक है। बाकी चेयरमैन साहब की एक और बात कहनी है कि जो नई पैटर्न है उसको समझने के लिए आपको क्या फॉलो करना है, द पाथ का मतलब पैटर्न एनालिसिस एंड ट्रेंड हंटिंग जो हमारी सीरीज है। एक बार ये सीरीज से मैं आपको रूबरू करा देता हूँ। अगर आप यूट्यूब पे जाके देखोगे, और ये हमारा चैनल है, इस पे जाके देखोगे तो एक अनाउंसमेंट वीडियो भी हमने डाल रखी है, द पाथ सीरीज।
इसको ज़रूर फॉलो करना। मैं कहता हूँ डेफिनेटली आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा रहेगा। इसके अंदर हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब। इसमें दो चीज़ें हो जाएंगी, एक तो पैटर्न आपको समझ आएगा, आपको ट्रेंड समझ आएगा, साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ये कंप्लीटली एक प्रैक्टिस बैच के तरीके से है। एरर की 1 शॉट, इंप्रूवमेंट की 1 शॉट, वॉइस की 1 शॉट, नरेशन की 1 शॉट, पैसेज की 1 शॉट, PQRS की 1 शॉट वीडियोज आपको इसके अंदर मिलते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कर रहे हैं हम, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। बाकी इसके अलावा एक इशू और था, ओन स्क्राइब वाला। पहले एसएससी कहता था कि आप अपना खुद का स्क्राइब लेके आओ, फिर एसएससी ने कहा कि नहीं जी, आप अपना स्क्राइब नहीं ला सकते, स्क्राइब हम आपको देंगे। फिर एसएससी दोबारा से कह रहा है कि नहीं नहीं, आप अपना ला सकते हो। कई बार लगता है कि सब गोलमाल है, सब गोलमाल है, तो बस वही चल रहा है, सब गोलमाल से चल रहा है एसएससी में। बाकी ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से एक नोटिस डीओपीटी के द्वारा जारी किया गया था, जहां पे स्क्राइब फैसिलिटी जो है वो कोई भी कमीशन के द्वारा दी जाएगी, लेकिन उसमें भी वही इश्यू आ रहा है कि उसको रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगा सकते हैं। तो जो पुराने एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आ रखे हैं उनमें एसएससी कह रहा है कि इनमें आप अपना ले सकते हो, आगे के लिए हम बाद में बताएंगे क्या ले सकते हो या नहीं ले सकते हो। यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक जो भी एग्जाम्स के नोटिफिकेशंस आने हैं या जो आ चुके हैं, उनके जो भी एग्जाम्स होंगे उनके लिए जो ओन स्क्राइब की फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। बाकी आगे होगी या नहीं होगी उसका हम अभी नहीं कह सकते, ठीक है। तो एसएससी ने ये कहना है। बाकी कुछ नई कंडीशंस लगाई गई हैं, वो ये है कि अगर पेपर मैट्रिक लेवल का यानी कि 10th लेवल का, तो जो स्क्राइब है उसकी एज जो है वो 20 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर 12th लेवल का है तो भी 20 साल ही रखी है, और ग्रेजुएट लेवल का है तो 22 साल रखी है। यानी कि कहीं ना कहीं एसएससी सीजीएल का अगर पेपर है और किसी को स्क्राइब चाहिए, मान लीजिए कि एक कैंडिडेट लेट से 27 साल का है, क्योंकि 27 साल तक के तो दे पाते हैं सीजीएल यूआर कैटेगरी के भी, तो उसका जो स्क्राइब है वो 22 साल का ही हो सकता है। और 22 साल का बच्चा क्या ग्रेजुएट हो पाएगा? कह नहीं सकते। कई बार 22 साल के ग्रेजुएशन कर भी लेते हैं और कई बार ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं। तो मे बी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप मतलब वैसे भी एक लेवल नीचे का ही चाहिए, जैसे 12th वाले का स्क्राइब नहीं दे पाएगा, उसको कम मतलब जो क्वालिफिकेशन है वो भी एक स्टेप कम ही चाहिए होती है। तो ये भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये आपके कुछ कुछ कंडीशंस हैं। बाकी एक चीज़ और लगाइए कि आधार ऑथेंटिकेशन होगा जो स्क्राइब जाएगा उसका भी, जिससे कि एक ही पर्सन 2-3 लोगों के पेपर ना दे पाए या कोई धांधली ना हो। इस धांधली को रोकने का प्रयास एसएससी काफ़ी टाइम से कर रहा है, अब तक काफ़ी हद तक असफल रहा है। बाकी देखते हैं आगे सफल रहेगा कि नहीं। तो मेरा भी क्वेश्चन ये है कि क्या रोक पाएंगे? ऑथेंटिकेशन ज़रूरी है, अगर नहीं कर पाया तो या तो एसएससी खुद का स्क्राइब देगा और या फिर आपको बिना स्क्राइब के काम चलाना पड़ेगा। तो ये 2-3 कंडीशंस थी, ये नोटिस था, इसको देख लेना। बाकी मेरे भाई, अगर आप कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, बढ़िया ढंग से करना चाहते हैं, तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अपडेटेड पैटर्न के हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर चेकआउट करें हमारा इंग्लिश स्पेशल रिकॉर्डेड बैच 799 रुपये के फी में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, प्री प्लस मेंस हर एक एग्जाम के लिए ये वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर ऑल एग्जाम्स। आप इसको एक बार जरूर चेकआउट करें, मज़ा आएगा आपको इस बैच से पढ़ के। बाकी एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में आपको फॉलो करनी है ये वाली सीरीज, जिसकी पहली वीडियो कल के दिन आपको मिलने वाली है, द पाथ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बाकी मिलेंगे कल शाम 7 बजे वॉइस के वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।